राज्य कैबिनेट ने कृषक मित्रों और एमडीएम योजना के तहत रसोइयों का मानदेय बढ़ाया। रांची को मेडिकल कॉलेज जबकि साहिबगंज को हवाई अड्डा की सौगात। भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य सरकार को संथाल में घुसपैठ के प्रति फिर किया आगाह। मतदाता सूची के जरिए घुसपैठियों की पहचान का सुझाया तरीका। हजारीबाग में 20 सूत्री की बैठक में योजनाओं की हुई समीक्षा। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने अधिकारियों को समन्वय बनाकर काम करने की दी हिदायत। और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की जांच के लिए जेएसएससी ने गठित की 2 सदस्यीय जांच समिति। 1 सप्ताह में रिपोर्ट तलब। अभ्यर्थियों ने आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज रांची में व्यस्त कार्यक्रम है। श्री सोरेन रांची के डोरंडा स्थित जैप ऑडिटोरियम में नवचयनित 444 प्रशिक्षण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री सोरेन खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित जोहार झारखंड कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। इस दौरान मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति, नियुक्ति पत्र और परिसंपत्ति का भी वितरण होगा। इस मौके पर सरकार में शामिल कई मंत्रियों और गणमान्य लोगों के मौजूद रहने की संभावना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल रांची में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें 49 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बाद में कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसलों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रांची के कांके में 500 बेड का नया मेडिकल कॉलेज बनेगा। राज्य मंत्रिपरिषद ने साहिबगंज में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा नीति के तहत डोमेस्टिक एयरपोर्ट तथा एयर कार्गो हब निर्माण की योजना पर सहमति जताई है। राज्य कैबिनेट ने कृषक मित्रों और मध्याह्न भोजन योजना के तहत कार्यरत रसोइयों के मानदेय में भी वृद्धि का निर्णय लिया है। इसके अलावा कई अन्य प्रस्ताव भी मंजूर किए गए हैं। 25 लाख किया गया है। 25 लाख निर्धारित करने का प्रस्ताव था, जिसे स्वीकृति दी गई और इसके साथ ही इस योजना को, मुफ्त खाद्यान्न की योजना को अगले आदेश तक विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई और जो डीलर कमीशन इसके अंतर्गत 100 रुपये प्रति क्विंटल वर्तमान में है, उसे बढ़ाकर 150 रुपये प्रति क्विंटल करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से आच्छादित झारखंड राज्य के वैसे कर्मी जिनका समायोजन दिनांक 1/12/2000 के पूर्व के प्रभाव से किया गया है अथवा जिनकी नियुक्ति तिथि को दिनांक 1/12/2004 के पहले की तिथि के रूप में स्थापित माना गया है तथा पूर्व की सेवा को पेंशन प्रयोजनार्थ गणना किए जाने का निर्णय लिया गया है, उन्हें ऑफलाइन पेंशन प्रपत्र भरने की अनुमति हेतु प्रावधान किए जाने संबंधी प्रस्ताव की घटनोत्तर स्वीकृति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 अक्टूबर को प्रस्तावित हजारीबाग दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। भाजपा के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कार्यक्रम स्थल का दौरा कर जरूरी सुझाव और निर्देश दिए। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने संथाल परगना में घुसपैठ और आदिवासियों की घटती जनसंख्या के प्रति सरकार को आगाह किया। हजारीबाग दौरे के क्रम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने घुसपैठियों की पहचान के लिए मतदाता सूची को बड़ा आधार बताया। उन्होंने राज्य सरकार को घुसपैठ और आदिवासियों की घटती जनसंख्या के प्रति भी आगाह किया। जेएमएम को घुसपैठियों का समस्या से भागना नहीं चाहिए। आप घुसपैठियों का वोटों का लालच में अगर आप राजनीति करेगा, झारखंड का आदिवासी और मूलवासियों का कभी भी अच्छा नहीं होगा। हम लोग माइनॉरिटी बनते जाऊंगा। इस मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए श्री शर्मा ने कहा कि अगर वोट बैंक के लालच में पड़े रहे तो ये आदिवासियों और मूलवासियों के लिए ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि एक तरफ श्री सोरेन आदिवासियों की घटती जनसंख्या की भी बात कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ राज्य में डेमोग्राफी बदलाव से इनकार करते हैं।
उनका बयान अंतर विरोधी है। भाई ये बंदा का यहाँ नाम नहीं था, से में नाम है, से में नहीं था, सोधा में है, सोधा में नहीं था, 21 में है। पहले आप कहाँ था? अगर वो बता देते हैं कि पहले मेरा नाम बिहार में था, पहला मेरा नाम बंगाल में था, पहले मेरा नाम असम में था, मेरा नाम दिल्ली में था, तब ठीक है, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर दिखा नहीं सकता है कि पहले हमारा नाम कहाँ है, तब तो प्रथम दृष्टि में आपका ऊपर संदेह जाएगा ही जाएगा। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के संबंध में भाजपा के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी ने कहा कि छात्रों ने पेपर लीक और धांधली का मामला उनके संज्ञान में लाया है। सरकार को चाहिए कि अभ्यर्थियों को संतुष्ट कर ही परीक्षा परिणाम जारी करे। अगर क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, उनका पहले जांच होना चाहिए, एक न्यूट्रल जांच समिति बैठाना चाहिए, लोगों का बात सुनना चाहिए और तब जाके आप इसका रिजल्ट अनाउंस कर सकते हो। इस मौके पर स्थानीय सांसद मनीष जायसवाल समेत अन्य नेता भी मौजूद थे। हजारीबाग से ब्यूरो की रिपोर्ट। भाजपा की परिवर्तन यात्रा के क्रम में आज भी कई स्थानों पर परिवर्तन सभा का आयोजन होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री सह भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान पलामू प्रमंडल में परिवर्तन यात्रा समापन सभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देवघर में परिवर्तन सभा में शामिल होंगे। इससे पहले उनके बाबा बैजनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना का भी कार्यक्रम है। इधर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव भाजपा की परिवर्तन सभा में शामिल होने के लिए आज रांची पहुंचे। उनका हवाई अड्डे पर जोरदार स्वागत हुआ। श्री ओराम रांची के मांडर में रोड शो में शामिल हो रहे हैं। वे बेड़ो और लापुंग में भी परिवर्तन सभा को संबोधित करेंगे। इधर रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदायों के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र सरकार ने कई पहल की है। 79,000 करोड़ का, उस 80 करोड़ का आसपास का पैसा खर्चा होगा। 63,000 गांव में ये काम होगा, उससे ज़्यादा। 549 डिस्ट्रिक्ट्स में ये काम होगा। 2,911 ब्लॉक में इसमें होगा। ये एक मासिव प्रोग्राम है। 17 मंत्रालय भारत सरकार का कन्वर्जेंस करेंगे और जनजाति कार्य मंत्रालय इसका नोडल मिनिस्ट्री है। तो इसका कल मंथन प्रक्रिया भी शुरू हो गया है। कैबिनेट 17 तारीख को पास कर दिया है। तो आगे चल के इसको लॉन्चिंग होना है और ग्राउंडिंग करना है। ये एक माने पोस्ट इंडिपेंडेंट का ट्राइबल के लिए सबसे बड़ा प्रोग्राम है। सबसे बड़ा 80,000 करोड़ का 63,843 गांव में ये काम हो। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ ने कल देर रात रामगढ़ के छावनी परिषद मैदान में भाजपा की परिवर्तन सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार, जनता से वादा खिलाफी और विधि व्यवस्था के सवाल पर राज्य सरकार को घेरा। श्री सेठ ने संथाल में घुसपैठ की समस्या पर भी चिंता जताई। बड़े भाई प्रवीण मेहता जी से आग्रह करेंगे, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2 तारीख को 5 साल सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए गए, युवाओं को ठगा गया, किसानों को ठगा गया, महिला दीदी बेटी को ठगा गया, आम लोगों को ठगा गया। और पहली बार ऐसा हुआ कि झारखंड भ्रष्टाचार के एक बहुत बड़े पहाड़ पे बैठा जो भरभरा गया। पहली बार ऐसा हुआ कि झारखंड के अंदर पूरी तरह लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गया, रूल ऑफ लॉ कोलैप्स है। राज्य की जनता अब मुक्ति चाहती है, इसीलिए राज्य की जनता ने विदाई समारोह तय कर लिया। सरायकेला खरसावां स्थित चांडिल प्रखंड के कटिया स्टेडियम में मैया सम्मान यात्रा सज्जन सभा का आयोजन हुआ, जिसमें मंत्री बेबी देवी, रामदास सोरेन तथा सबिता महतो और विधायक कल्पना सोरेन ने भी संबोधित किया। यात्रा के क्रम में रोड शो का भी आयोजन हुआ। हमारे झारखंड में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ये पहली बार है कि झारखंड में किसी मुख्यमंत्री ने हमारी झारखंड की आधी आबादी को
एक सौगात दी है, एक उपहार दिया है, एक महत्वाकांक्षी योजना जिसके माध्यम से 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष की जितनी भी बिटिया बहनें माताएं सबको महीने का 1000 और साल का 12,000 रुपए मिलेगा और इस राशि से वे अपने बारे में सोच सकती है। तो ये कहीं ना कहीं झारखंड में पहली बार हो रहा है कि किसी मुख्यमंत्री ने झारखंड की आधी आबादी के बारे में रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रदेश इकाई के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को 6 अक्टूबर को रांची के हज हाउस में आयोजित होने वाले कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। हजारीबाग समाहरणालय सभागार में 20 सूत्रीय एवं जिला योजना समिति की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को समन्वय बनाकर काम करने की हिदायत दी ताकि विकास योजनाओं का लाभ समाज के निचले स्तर तक सही और पारदर्शी तरीके से पहुंच सके। इस मौके पर लाभार्थियों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी हुआ। रांची में झामुमो की प्रमंडल स्तरीय बैठक हुई जिसमें खूंटी, सिमडेगा और उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान पार्टी नेता विनोद कुमार पांडे ने संगठन मजबूती और विस्तार को लेकर कई टिप्स भी दिए। उन्होंने सभी से राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का निर्देश दिया। बैठक में आगामी कार्यक्रमों पर भी मंथन हुआ। बैठक में पूर्व मंत्री सह विधायक मथुरा प्रसाद महतो भी मौजूद थे। बैठक के बाद श्री पांडे ने कार्यकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समाधान के प्रति आश्वस्त किया। जो हमारा ढांचा है, जो स्वरूप है, उस संगठनिक ढांचे को कैसे और मजबूती हम लोग प्रदान करें, संगठन में और गति कैसे लाई जाए, सरकार के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है उन योजनाओं का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे मिले, इन सारे विषयों पर हम लोगों ने। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के भाजपा में शामिल होने से पार्टी को कोल्हान क्षेत्र में संबल मिलता दिख रहा है। आदित्यपुर नगर कमेटी के कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने झामुमो से नाता तोड़ लिया है। उन्होंने झामुमो से इस्तीफा देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के हाथों को मजबूत करने की बात कही। हम लोगों ने आज जेएमएम से इस्तीफा दिया और हम लोग अभी चंपाईदा के साथ हैं। चंपाईदा अभी बीजेपी में गए तो हम लोग सारे महिला लोग बीजेपी में। हम लोग का गुरुजी नहीं है तो वहाँ रह के हम लोग क्या करेंगे। हम लोग आगे का जहाँ दादा जाएंगे हम लोग उन्हीं के साथ रहे। राज्य के मुख्य सचिव एल ख्यांगते ने आगामी दुर्गा पूजा को लेकर वर्चुअल माध्यम से उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को दुर्गोत्सव के दौरान विधि व्यवस्था को लेकर जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने इस सिलसिले में थाना स्तर पर शांति समिति के साथ बैठक करने की भी हिदायत दी। मुख्य सचिव ने सभी जिलों के कंट्रोल रूम को 24 घंटे सक्रिय मोड में रखने का निर्देश दिया। सीजीएल परीक्षा को लेकर हो रहे विवाद को देखते हुए जेएसएससी ने परीक्षा की जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इसमें संयुक्त सचिव और उप सचिव शामिल हैं। कमेटी की जांच पूरी कर 1 सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। जेएसएससी ने राजभवन के आदेश के आलोक में ये जांच समिति गठित की है। गौरतलब है कि अभ्यर्थियों ने सीजीएल परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। इस मुद्दे पर विभिन्न छात्र संगठन आंदोलनरत हैं। अभ्यर्थियों ने मांगों पर जोर डालने के लिए 2 अक्टूबर से रांची के मोराबादी स्थित बापू वाटिका के सामने धरना देने का ऐलान किया है। भाजपा ने भी इस मुद्दे पर सरकार को निशाने पर लिया है। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत राज्य भर में विविध कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। केंद्रीय संचार ब्यूरो की पहल पर पलामू अंतर्गत चैनपुर के राजकीयकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय और राजमाता प्रफुल्ल मंजरी उच्च विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर स्वच्छता की शपथ भी ली गई। इधर रांची के नामकुम स्थित कस्तूरबा विद्यालय में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी हुआ। स्वच्छता ही सेवा को लेकर लोहरदगा नगर परिषद क्षेत्र में साइकिल रैली का आयोजन कर लोगों को साफ सफाई के लिए प्रेरित किया गया। इस रैली को जिले के उपायुक्त डॉक्टर बागमारे प्रसाद और अन्य लोगों ने रवाना किया।
समाज में सब कोई स्वच्छता मेंटेन करें और अपने में कर्तव्य में ऑनेस्टी रखें, स्वच्छता रखें और इसको मैसेज को सभी को कम्युनिकेट करें, सब कुछ है। हम लोगों ने कई विशेष अभियान चलाए। इसकी आगाज़ हम लोगों ने टाउन हॉल से की, पौधारोपण का कार्य किया, श्रमदान किया और आज हम सभी लोगों को ये प्रेरित करना चाहते हैं साइकिल रैली के माध्यम से कि ये हमारा ही घर है और अपने घर को स्वच्छ बनाने में हमें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, हमें लीडरशिप लेनी होगी। जागरूकता करने के लिए ये रैली आयोजित की है और जैसे सब लोग जानते हैं कि स्वच्छता में ही ईश्वर है, तो हम सब लोगों को अपने आसपास का परिसर भी स्वच्छ रखना चाहिए और खुद भी अपने जीवन में स्वच्छता के नियमों। इधर हजारीबाग में भी स्वच्छता ही सेवा अभियान को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सिविल कोर्ट परिसर में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश समेत सभी न्यायिक पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। टीबी मुक्त भारत के लिए देश में लगातार पहल हो रही है। इस काम में निजी क्षेत्र में भरसक सहयोग कर रहे हैं। हजारीबाग जिले के बड़का गांव में गोंदलपुरा खनन परियोजना के तहत अडानी फाउंडेशन ने गोद लिए 80 टीबी मरीजों को निःशुल्क पोषण किट उपलब्ध कराया है। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने देश को टीबी मुक्त बनाने की शपथ भी ली। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने जनसंवाद कार्यक्रम के क्रम में गढ़वा की मेराल प्रखंड अंतर्गत विभिन्न गांवों में लोगों से मुलाकात और संवाद किया। इस दौरान उन्होंने सामूहिक प्रयास से विकास को नया आयाम देने और जन समस्याओं के समाधान की प्रतिबद्धता दोहराई। दुर्गा पूजा के दौरान विधि व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित बैठक में साहिबगंज उपायुक्त भी शामिल हुए। इस दौरान मुख्य सचिव ने उपायुक्तों और संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। साहिबगंज जिले में गंगा का जलस्तर 27.95 मीटर है, जो खतरे के स्तर से ऊपर है। जिले के उपायुक्त ने बताया है कि कोसी नदी में सुपौल के वीरपुर बराज से 6,81,639 क्यूसेक पानी प्रवाहित होने की संभावना है। ऐसे में उन्होंने लोगों से गंगा नदी के पास न जाने और सतर्क रहने की अपील की है। पलामू के नावा जयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न इलाकों में गुप्त सूचना के आधार पर करीब 30 लीटर अवैध देसी महुआ शराब को नष्ट किया गया। वहीं पांडू थाना में करीब 200 किलो अवैध जावा महुआ, 20 लीटर देसी शराब और शराब बनाने के उपकरणों को नष्ट किया गया। पलामू में पुलिस की पहल पर जिले के सदर, विश्रामपुर और छतरपुर अनुमंडल क्षेत्र के कई थानों में 30 सितंबर को जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान सवेरे 11 बजे से 2 बजे तक नागरिकों की शिकायतों का त्वरित निवारण भी किया जाएगा। लातेहार उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अबुआ आवास की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने पूर्व की बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा कर लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने के निर्देश भी दिए। कोडरमा उपायुक्त ने जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुना और आवेदनों को संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को अग्रसारित कर जल्द से जल्द निष्पादित करने के निर्देश दिए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत कोडरमा जिले के डोमचांच नगर के विद्यालयों में बच्चों को स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। इस क्रम में स्थानीय नागरिकों ने भी स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी का संकल्प लिया। दुमका जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने और नए पर्यटन क्षेत्रों के विकास को लेकर उपायुक्त की मौजूदगी में जिला पर्यटन संवर्धन परिषद की समीक्षात्मक बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने पर्यटन स्थलों के विकास से संबंधित डीपीआर तैयार करने तथा सभी पर्यटन स्थलों पर सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। दुमका उपायुक्त ने कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता दरबार में आम लोगों की समस्याओं को सुनकर नियमानुसार निराकरण करने के लिए संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया। उन्होंने योग्य लाभुकों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से भी जोड़ने की हिदायत दी। साहिबगंज के राजमहल प्रखंड अंतर्गत डहू टोला पंचायत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन द्वारा पशुपालकों के बीच पशुओं के लिए चारा का वितरण किया गया।
और अब बात मौसम की। राज्य भर में मानसून गतिविधि सामान्य है। पिछले 36 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि 1 अक्टूबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। आज कुछ क्षेत्रों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। 14वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में झारखंड ने एक बार फिर दमदार प्रदर्शन कर प्रशंसकों का दिल जीत लिया। झारखंड की टीम ने दिल्ली की टीम को 6-4 गोलों के अंतर से पराजित किया। गुमला में आयोजित रांची विश्वविद्यालय अंतर कॉलेज फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब कार्तिक उरांव कॉलेज गुमला ने जीत लिया है। कल खेले गए खिताबी मुकाबले में कार्तिक उरांव कॉलेज गुमला ने RLSY कॉलेज रांची की टीम को एक तरफा मुकाबले में 4-0 से पराजित किया। रांची विश्वविद्यालय के CSW सुदेश कुमार साहू ने विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया। कॉलेज गुमला में इंटर कॉलेज टूर्नामेंट फुटबॉल हुआ। देखने में बहुत उच्च क्वालिटी का प्रदर्शन था। ग्रामीण क्षेत्र के युवा इसमें आगे बढ़ रहे हैं। रांची विश्वविद्यालय बहुत जल्दी एक हफ्ता के अंदर सभी महाविद्यालयों में PTI भेज रही है ताकि खेल का और अच्छा प्रदर्शन किया। शहीद आजम भगत सिंह को आज कृतज्ञ राष्ट्र उनकी जयंती पर नमन कर रहा है। उनका जन्म आज ही के दिन वर्ष 1907 में पंजाब में हुआ था। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। हालांकि उनका पैतृक गांव पंजाब के खटकड़ कला में है। भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। वो अपने माँ बाप की तीसरी संतान थे। भगत सिंह का परिवार स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह गदर पार्टी के सदस्य थे। जब भगत सिंह का जन्म हुआ तो उनके पिता और चाचा दोनों जेल में थे। परिवार के माहौल ने भगत सिंह को बचपन में ही देशभक्त बना दिया। भगत सिंह ने 5वीं तक की पढ़ाई गांव में की और उसके बाद पिता ने उनका दाखिला DAV हाई स्कूल लाहौर में करा दिया। DAV में पढ़ाई के दौरान ही भगत सिंह लाला लाजपत राय और रास बिहारी बोस जैसे राष्ट्रवादियों के संपर्क में आए। इन्हीं दिनों 13 अप्रैल 1919 को जब अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तब भगत सिंह मात्र 12 साल के थे। लेकिन इस घटना ने भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला। इस अमानवीय घटना को देखने के बाद वो किसी भी कीमत पर भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए सोचने लगे। 1921 में जब महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया, तब भगत सिंह ने अपनी पढ़ाई छोड़ वो आंदोलन में शामिल हो गए। जब 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया, तब भगत सिंह बहुत दुखी हुए और इस नतीजे पर पहुंचे कि अहिंसा से देश को आजादी नहीं मिल सकती और इसके लिए सशस्त्र क्रांति ही एकमात्र सही मार्ग है। असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद भगत सिंह ने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया। वो क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए। अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखने के लिए उन्होंने नौजवान भारत सभा नाम से एक क्रांतिकारी संगठन बनाया। कुछ दिनों तक वो कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में भी रहे। 1928 में उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। इसका मुख्य उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के जरिए भारत में गणतंत्र की स्थापना करना था। इस बीच जब फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया तो पूरे देश में उसका विरोध किया गया। साइमन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी करते समय लाला लाजपत राय पर पुलिस लाठीचार्ज किया गया, जिससे वो बुरी तरह घायल हुए और बाद में उनकी मौत हो गई। भगत सिंह ने लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट को मारने का संकल्प लिया, लेकिन गलती से सहायक अधीक्षक सैंडर्स को स्कॉट समझकर मार दिया। ब्रिटिश सरकार भारतीयों के अधिकारों को कुचलने के लिए लगातार दमनकारी नीतियों का इस्तेमाल कर रही थी। 1929 में ब्रिटिश सरकार ऐसी ही एक मजदूर विरोधी दमनकारी नीति पारित कराना चाहती थी। इस बिल को पारित न होने देने के मकसद से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। बम फेंकने का मकसद किसी को मारना या चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि अंग्रेजों को जनता की समस्याओं पर ध्यान दिलाना था और ये दिखाना था कि उनके दमन के तरीकों को और अधिक सहन नहीं किया जाएगा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहां से भागे नहीं, बल्कि खुद को गिरफ्तार कराया। गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह पर कई मुकदमे चलाए गए।
इनमें लाहौर षड्यंत्र मामले में भगत सिंह के साथ ही सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी की सजा सुनाई गई और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास दिया गया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। भगत सिंह क्रांतिकारी देशभक्त ही नहीं बल्कि एक विचारक, दार्शनिक, चिंतक, लेखक और पत्रकार भी थे। अनेक भाषाओं के जानकार भगत सिंह भारत में समाजवाद के पहले व्याख्याता थे। उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखा व संपादन भी किया। भगत सिंह की देशभक्ति और विचार जेल में लिखे गए उनके पत्रों से जाहिर होते हैं। उनका मानना था कि जब तक अमीर गरीब की खाई खत्म नहीं होगी, मनुष्य द्वारा मनुष्य की जाने वाली लूट बंद नहीं होगी और सामाजिक समानता नहीं आएगी, तब तक आजादी का संकल्प अधूरा माना जाएगा। अमर शहीद भगत सिंह भले ही अपनी आंखों से आजाद भारत को नहीं देख सके, लेकिन उनका बलिदान इतिहास की धरोहर बन गया। आज भी जब हम इनकलाब जिंदाबाद का नारा सुनते हैं तो भगत सिंह हमारे दिलो दिमाग पर छा जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन और आकाशवाणी पर किया जाएगा। इसके अलावा दूरदर्शन और आकाशवाणी समाचार के YouTube चैनल पर भी प्रसारण होगा। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य कैबिनेट ने कृषक मित्रों और एमडीएम योजना के तहत रसोइयों का मानदेय बढ़ाया। रांची को मेडिकल कॉलेज जबकि साहिबगंज को हवाई अड्डा की सौगात। भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य सरकार को संथाल में घुसपैठ के प्रति फिर किया आगाह। मतदाता सूची के जरिए घुसपैठियों की पहचान का सुझाया तरीका। हजारीबाग में 20 सूत्री की बैठक में योजनाओं की हुई समीक्षा। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने अधिकारियों को समन्वय बनाकर काम करने की दी हिदायत। और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की जांच के लिए जेएसएससी ने गठित की 2 सदस्यीय जांच समिति। 1 सप्ताह में रिपोर्ट तलब। अभ्यर्थियों ने आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी।